मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो सभी लोग ध्यान दें ज़रा। पहला पॉइंट है इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मतलब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो ध्यान दीजिए ज़रा सब लोग। मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्शन करेंगी तो याद रखें मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? जैसे 4Na प्लस O2, मतलब यहाँ पे पहले आप ऐसे लिख लें, एक अनबैलेंस रिएक्शन ऐसे लिख लेते हैं Na प्लस O2, और आपको ध्यान देना है कि मेटल ऑक्साइड बनाना है। मेटल मेरे पास Na थी और ऑक्सीजन हमारे पास थी गैस, ऑक्सीजन गैस। ज़रा देखें तो हमने पढ़ा है कि Na की बैलेंसी कितनी होती? Na की बैलेंसी होती +1 और O की बैलेंसी होती -2। इसका मतलब ये हुआ कि Na अकेले नहीं जुड़ सकता O के साथ, तो इसका मेटल ऑक्साइड बनाने में क्या बन जाएगा? Na2O। आया समझ में? तो आपका मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? Na2O। मेटल ऑक्साइड क्या बन गया? Na2O। तो अब इसको चूंकि अनबैलेंस रिएक्शन थी तो इसको बैलेंस किया जाएगा। तो आपको ऐसे बैलेंस करना होगा 4Na प्लस O2 टेंस टू 2Na2O। ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि सर जब ये 2 Na एक O से जुड़ रहे थे तो आपने ऐसे क्यों किया? तो हमने आपको बताया था कि गैसेज हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में आती हैं, 2 एटम में आती हैं, ये बताया था ना। जैसे ऑक्सीजन है तो उसको O2 लेते हैं हमेशा, हाइड्रोजन है उसको H2 लेते हैं, नाइट्रोजन है तो उसको N2 लेते हैं, ऐसे करके मतलब डबल एटम में लेते हैं गैसेस को। ये बात बताई कि नहीं बताई आपको? तो इस वजह से हमने देखा कि Na की रिएक्शन O2 से जब कराएंगे हमें O2 लेना हमारी मजबूरी है, और एक Na से काम नहीं चलना। 2 Na जब होंगे तब एक O से जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक जब 2 O हैं, यहाँ पे 2 O हैं, O2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन डबल हो गई, तो आपको यहाँ पे Na कितने लेने पड़ेंगे? 4। ये बात समझ में आ रही? 2 Na जुड़ेंगे एक O से, इसलिए O2 के साथ 4 Na की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे 4 Na लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। बच्चों ध्यान दें, अगर मेटल्स जो है रिएक्शन करती हैं वाटर के साथ तो हमेशा बनाती हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब उसमें OH जुड़ता है मेटल के साथ। ठीक है, और OH की बैलेंसी क्या होती है? -1, उसमें -1 चार्ज होता है। तो और इसमें क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको याद रखना है कि अगर कभी किसी मेटल की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब मेटल के साथ OH को जोड़ना है। ठीक, देखते हैं जरा। तो इसमें रिएक्शन देखें क्या कह रहा है? मेटल प्लस वाटर टेंस टू क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब जैसे मैंने एक रिएक्शन की, यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया और H2O वाटर ले लिया, तो भाई देखिए सोडियम Na होता है, Na के साथ उसकी बैलेंसी क्या होती? प्लस की 1, OH की क्या होती? -1। तो सीधा जुड़ सकते हैं ये +1 -1 दोनों एक दूसरे की बैलेंसी को 0 कर देते हैं, इसलिए आसानी से जुड़ जाएंगे। मैंने आपसे बताया था जुड़ते वही हैं जो एक दूसरे की बैलेंसी को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो देखो भाई यहाँ पे जोड़ते हैं इनको तो बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन गया? H2 गैस रिलीज हो गई। नहीं आ रहा है समझ में? अनबैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हो आप आसानी से, और उसको बाद में बैलेंस कर सकते हो। मतलब Na प्लस H2O टेंस टू NaOH प्लस H2 लिख दिया, बाद में उसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो 2Na प्लस 2H2O टेंस टू क्या बन जाएगा? 2NaOH प्लस H2 गैस। इस तरह से बना सकते हो। कोई समस्या इसमें? आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, मतलब जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड टेंस टू मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखें जरा,
तो याद रखें मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो मेटेलिक साल्ट बनेगा। जो मेटल होगी उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ेगा जिससे कि वो साल्ट हो जाएगा, मतलब साल्ट बन जाएगा। और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है ना। तो जरा देखें इसकी रिएक्शन, एक लिखा है Mg आप जानते हो मैग्नीशियम मेटल होती। इसकी रिएक्शन जब HCl से कराई गई तो अब इधर देखो Mg की बैलेंसी कितनी होती है, +2। Cl अकेला जुड़ पाएगा भाई? HCl है तो आपको पता है कि प्लस के साथ माइनस जुड़ता है, तो Cl इसका जुड़ेगा उसके साथ। लेकिन क्या Cl इससे अकेले जुड़ पाएगा? Mg में प्लस की 2 बैलेंसी है। देखें इधर Mg की बैलेंसी कितनी होती है, +2, और Cl की कितनी होती है, -1। Cl वाले टर्म को डबल करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 2HCl लिया गया। Mg + 2HCl टेंस टू क्या हो जाएगा, MgCl2 + H2 गैस। तो इस तरह से बेटा बड़ी आसानी से ये रिएक्शन हम लोग याद कर लेंगे। इतना कम रिएक्टिव होती हैं कि वो इनके साथ रिएक्शन नहीं करती। तो ऐसी मेटल्स के लिए जो इनके साथ रिएक्शन नहीं करती, एक नया घोल तैयार किया जाता है, एक्वारेजिया। इसको हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लराज। और याद रखें इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिए जाते हैं। एक एसिड होता है HCl और दूसरा एसिड होता है HNO3। इसमें ये ध्यान रखते हैं कि HCl के 3 हिस्से, मतलब 3:1 के हिसाब से लिया जाता है। 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का। ये बिल्कुल तुरंत मिला करके, मतलब उसी समय मिला करके ये घोल तैयार किया जाता है। तो ऐसे घोल का नाम क्या होता है, एक्वारेजिया। और ये बहुत अच्छा काम करता है किसको, उन मेटल्स को घोलने के लिए जो मेटल डाइल्यूट एसिड HCl, H2SO4 और HNO3 में नहीं घुल रहे थे। तो देखिए जरा एक्वारेजिया के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है एक्वारेजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। एक्वारेजिया क्या होता है, तुरंत ही प्रिपेयर किया गया मिक्सचर होता है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब सांद्र HCl का, एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3:1 के रेशियो में इनका मिला के एक मिश्रण बनाया जाता है। किसको किसको मिला के बनाया जाता है, हाँ HCl और HNO3 का ये मिश्रण होता है। तो बेटा समझ में आया एक्वारेजिया? एक बार हिंदी मीडियम वाले भी इसको जान लें। एक्वारेजिया क्या होता है, इसे हिंदी में अम्लराज कहते हैं। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, उन मेटल्स को घोलने के लिए यूज़ किया जाता है जो मेटल बहुत कम रिएक्टिव होती, समझे ना। तो उनको घोलने के लिए किया जाता है। और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसका सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों लेकर के आपस में इनकी रिएक्शन, इनको घोल देते हैं। तो एक नया जो पदार्थ बन के आता है उसको हम लोग अम्लराज बोलते हैं। इनको ध्यान रखें, 3 हिस्से HCl होना चाहिए इसमें और 1 हिस्सा नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ध्यान से समझें। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके, अगर नीचे से बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रिएक्टिविटी क्रम में रखा गया है। मेरी बात ध्यान से सुने। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल्स को नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किस क्रम में रखा गया, इसका अगर सही से समझें तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल नीचे है वो कम रिएक्टिव है। जितना ही ऊपर चलते चले आएंगे उतनी ही रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगी। ठीक समझ में आ रहा है। और याद रखो बेटा, जैसे अगर हम कहें कि सबसे इसमें रिएक्टिव मेटल कौन है, तो आपको बोलना है सर पोटेशियम, क्योंकि टॉप पे है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अच्छा, रिएक्टिव मेटल
जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल के साथ क्या हादसा करती हैं वो समझे। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट के सॉल्यूशन से उनको अलग कर देती। क्या करती? जैसे अगर यहाँ पे हम Na+ MgSO4 ले लें तो सुनिए ध्यान से, देखो Na जो है, जो मेटल है आपकी, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो किससे? Mg से। आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है मैग्नीशियम काफ़ी नीचे है। किससे नीचे है? सोडियम से। तो सोडियम क्या करेगा? मैग्नीशियम के साल्ट से मैग्नीशियम को अलग कर देगा और अपना उसकी जगह फिट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अब आपको पता है Mg की वैलेंसी +2 थी और SO4 की -2, इसलिए आपस में जुड़े थे ये। तो क्या Na अकेले SO4 से जुड़ पाएगा? तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 Na लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 + Mg। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुने, इस सीरीज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और आपको याद रखना है अपने दिमाग में। इस सीरीज का क्या फ़ायदा है वो समझे। आपसे पूछेगा कि क्या, अगर मैं क्वेश्चन करता क्या सोडियम मैग्नीशियम को उसके लवण से अलग कर सकता है, तो आप कहोगे यस सर, क्योंकि ये सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर पाया जा रहा है मैग्नीशियम से, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको अलग कर सकता है। समझ में आया ना? तो ये देखिए ज़रा, ये सीरीज़ क्या है। पहले अभी मैंने आपको बताया था इसकी डिफिनीशन क्या है। मेटल्स को रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ रखा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक लिस्ट है मेटल्स की, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, जिनको अरेंज किया गया किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज। मतलब ऊपर से अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग में है ना, और नीचे से अगर लेंगे तो इंक्रीजिंग में। ठीक है, तो ऊपर से अगर देख रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटल कौन है? फिर इसके बाद फिर, तो आप देख रहे हो ना क्रम घटता चला जा रहा है ऊपर से, तो इनको कैसे रखा गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया ऊपर से। लेकिन अगर नीचे से बात करें तो इंक्रीजिंग। मैंने आपसे नीचे से बताया था, तो बात समझ में आ रही ना आपको? तो अब ये देखिए, जैसे ये मैंने रिएक्शन करके दिखा दी आपको समझ में आया। Na Mg को अलग कर सकता है SO4 से, कर सकता है ना? अगर मैं यहीं पे एक बात और लिखता, अगर इस जगह पे मैं Zn लिख देता और मैं कहता बताएं जरा ZnSO4 + Mg, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? तो आपको देखना है कि भैया सॉल्ट से किसी मेटल को अलग वही मेटल कर सकती है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। आप बताओ, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में Zn Mg से ऊपर है या नीचे? नीचे है। तो क्या Zn में इतनी पावर है कि Mg को हटा दे? जब Mg ज़्यादा पावरफुल है तो वही रहेगा उसके पास साल्ट की जगह पे। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सभी बच्चों को ये एकदम क्रम से रटी होनी चाहिए, क्रम से बिल्कुल, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे मैं आपसे कहता कि बताओ CaSO4 + Mg इज इक्वल टू MgSO4 + Ca, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? तो आपने देखते ही बता दिया कि सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण था? आपने बता दिया। आपने इसको ध्यान में रखा, इसको देखा, आपने बता दिया। तो आप समझ सकते हो ना इसका कितना इंपॉर्टेंस है।
ये अगर सीरीज़ आपको याद नहीं हुई तो आप बता नहीं पाएंगे। तो ये क्रम से याद होना चाहिए, किसी भी तरह आप इनको क्रम से याद कर लें, कोई भी ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रम से ऐसे ही याद कर लेना है। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी जो इसमें इस टॉपिक में है वो आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।